बड़े ट्रक चलाने वाले लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, आधी रात में सड़क पर अगर कोई लिफ्ट मांगे तो कभी मत रुकना। ये बात मेरे उस्ताद ने कई साल पहले स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए मुझे समझाई थी। मैंने इसे हमेशा दिल में बसा कर रखा, लेकिन आज रात मैंने ये नियम तोड़ दिया। आधी रात के समय मुझे सड़क पर एक 4 लोगों का परिवार मिला। दूर से ही मैंने देखा कि उस परिवार का आदमी मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी उनके पास ले गया, वो आदमी सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार सिर झुकाकर मुझे धन्यवाद देने लगा। उनके पीछे एक काली कार खड़ी थी जो एक्सीडेंट के कारण खराब हो चुकी थी। पूरा परिवार डर के मारे कांप रहा था। मैंने ज्यादा सोचे बिना ही उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। अभी कुछ देर पहले पता नहीं कहां से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आई थी जो लगातार हमारा पीछा कर रही थी। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मैं तो भारी ट्रक चला रहा हूँ। अगर वो लाल कार पास भी आई तो भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगी। तभी रेडियो पर खबर आई, पहाड़ी रास्ते घाट रोड पर एक लाल स्पोर्ट्स कार और एक काली कार के बीच भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लाल कार का ड्राइवर मौके पर ही मर गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। मेरे बगल में बैठे आदमी के माथे पर पसीना आ गया। वो घबरा कर बोला, अरे ये तो वही घाट वाली सड़क है जिस पर हम चल रहे हैं। क्या ये वही लाल कार है जो हमारा पीछा कर रही थी? मैंने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये खबर पुरानी रिकॉर्डिंग है। जो एक्सीडेंट तुमने सुना वो 3 साल पहले हुआ था। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। मैं भी बेवजह डर गया था। फिर उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राजेश है, ये मेरी पत्नी सीमा है और पीछे मेरे बच्चे, बेटी पूजा और बेटा चिंटू। हम आज अपनी बेटी को घर लाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये हादसा हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सीमा की गोद में सिमटी हुई लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी। मैंने पूछा, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने कहा, हाँ। मैंने फिर पूछा, लेकिन आज कोई छुट्टी भी नहीं है, तो फिर उसे घर क्यों ले जा रहे हो? ये सुनते ही पूजा का चेहरा बदल गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, बल्कि अजीब, तीखी और सूखी लग रही थी। लेकिन राजेश ने उसकी परवाह करने के बजाय गुस्से में कहा, चिंटू चुप रहो, अजीब आवाजें मत निकालो। ये कहकर उसने मुझे मजबूरी में मुस्कुराकर देखा और चिंटू भी उसके चिल्लाने के बाद अचानक शांत हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ हो। मैं उनसे और सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक पीछे से इंजन की तेज आवाज आई जो दूर से करीब आती जा रही थी। राजेश ने तुरंत खिड़की से पीछे देखा और घबरा गया। वो वही लाल स्पोर्ट्स कार है, वो फिर से हमारे पीछे आ गई। सीमा ने तुरंत दोनों बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लिया और गया। वो वही लाल स्पोर्ट्स कार है, वो फिर से हमारे पीछे आ गई। सीमा ने तुरंत दोनों बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लिया और राजेश घबराहट में कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने शीशे में देखा, एक खुली छत वाली स्पोर्ट्स कार हमारा पीछा कर रही थी। उसका ड्राइवर अपना आधा सिर बाहर निकाले हुए था और उसका काला सा मुंह खुला हुआ था, जैसे वो चिल्ला रहा हो। ये घाट का रास्ता बहुत संकरा था, जहाँ एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती थी, लेकिन वो स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर पागलों की तरह बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। आगे एक मोड़ आने वाला था। मैंने मौके का फायदा उठाकर तेजी से स्टीयरिंग घुमा दिया। मेरा भारी ट्रक अचानक सड़क पर झटका खाकर मुड़ा और वो लाल कार पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उसे जोर से ब्रेक लगाना पड़ा और सड़क पर लंबे निशान बन गए। मोड़ पार करने के बाद मैंने देखा वो लाल कार अब हमारा पीछा नहीं कर रही थी। ये देखकर राजेश का परिवार थोड़ी राहत महसूस करने लगा। राजेश बोला, हम उसे जानते भी नहीं, फिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहा था? मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन रेडियो में जो एक्सीडेंट की बात हुई थी वो भी एक लाल कार की ही थी। तुम्हें पता है उस हादसे में कितने लोग मरे थे? वो गुस्से में बोला, अभी ये सब पूछने का क्या मतलब है? कितने लोग मरे, इससे तुम्हें क्या लेना देना? आधी रात है, बच्चों को डराओ मत। मैंने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन याद है कि उस लाल कार में ड्राइवर के अलावा एक लड़की भी थी और एक्सीडेंट के बाद वो लड़की बेहोश हो गई थी। इसके बाद गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। माहौल हल्का करने के लिए मैंने पूजा से पूछा, पूजा तुम किस साल में पढ़ती हो? पूजा उठकर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन सीमा ने उसे रोक दिया और खुद बोली, वो 3rd ईयर में है। तभी पूजा ने खिड़की के बाहर देखा और अचानक डर के मारे चिल्ला उठी, जल्दी देखो वहाँ कोई खड़ा है। मैंने पूछा, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वो बोली, मैंने अभी एक लड़की को देखा, फूलों वाली ड्रेस पहने हुए, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। क्या वो उसी लाल कार वाली लड़की हो सकती है? बकवास मत करो। राजेश ने तुरंत गुस्से में बात काट दी और विषय बदलते हुए मुझसे पूछा, भाई इतनी रात को तुम ट्रक में क्या सामान ले जा रहे हो? लगता है गाड़ी में कोई हलचल ही नहीं है। गाड़ी में कोई सामान नहीं था, मैं बस अपने एक क्लाइंट के लिए उसके दोस्त को लेने आया था, इसलिए ट्रक लेकर निकला था। राजेश बोला, इतने बड़े ट्रक से लोगों को लेने आना थोड़ा अजीब नहीं लगता? मैंने कहा, हाँ थोड़ा तो है। तभी अचानक सामने सड़क पर एक लड़की आ गई। वो फूलों वाली ड्रेस पहने सीधे सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता उससे पहले ही, जैसे ही गाड़ी उससे टकराने वाली थी, वो लड़की अचानक गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से चिंटू जोर से चीख पड़ा, वो आ गया, वो वापस आ गया। राजेश गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा। ही जैसे ही गाड़ी उससे टकराने वाली थी, वो लड़की अचानक गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से चिंटू जोर से चीख पड़ा, वो आ गया, वो वापस आ गया। राजेश गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा, अगर फिर बकवास की तो ठीक नहीं होगा। सीमा बोली, आप बच्चों पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो पहले ही डर गए हैं। चिंटू डरते हुए बोला, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने माहौल संभालते हुए कहा, सब शांत रहो, शायद ये इस इलाके का कोई नेचुरल इफेक्ट हो। कभी कभी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे हम लोग मिराज कहते हैं। राजेश तुरंत बोला, हाँ सही कहा भाई, इतने सालों से ट्रक चला रहा है, जरूर ऐसी चीजें देखी होंगी, ये मृग तृष्णा ही होगी। मैंने शीशे में देखा, पूजा लगातार कांप रही थी। सीमा बोली, अरे पूजा ये मेरी जैकेट पहन ले। जैसे ही पूजा जैकेट लेने लगी, उसने अचानक सीमा के सीने की तरफ इशारा किया और डर के मारे चीख पड़ी, माँ तुम्हें खून निकल रहा है, तुम्हारे कपड़ों पर बहुत सारा खून है। मैंने शीशे में देखा, सीमा के कपड़ों पर कहीं भी खून नहीं था, लेकिन पूजा का डर बिल्कुल असली लग रहा था। राजेश बोला, कहाँ खून? कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ के कपड़े का डिजाइन ही ऐसा है। क्या तुम डर के मारे पागल हो गई हो? सीमा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं कोई खून नहीं है। फिर मैंने कहा, वैसे गाड़ी में थोड़ा ठंडा लग रहा है, ऐसा करो लड़की को आगे बैठा देते हैं, यहाँ हीटर चल रहा है, थोड़ी देर
देर में गर्मी लगने लगेगी। राजेश बोला, क्या इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी भाई? मैंने कहा, अरे नहीं, बच्चे ज्यादा जरूरी हैं। आखिरकार वो लोग मान गए और पूजा को आगे वाली सीट पर बैठा दिया गया। पूजा मुझे देखकर बोली, भैया आप बिल्कुल कहानी वाले भीम जैसे लगते हो, अगर आपकी दाढ़ी होती तो और भी डरावने लगते। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा बहुत लोग ऐसा कहते हैं। मैंने उसे गर्म पानी दिया, लो इसे पी लो, ठंड कम लगेगी। पूजा बोली, वाह भैया आपका कप तो बहुत प्यारा है। वो कप के हैंडल को छूते हुए बोली, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, मेरे पास भी ऐसा ही एक था। मैंने पूछा, अच्छा किसने दिया था तुम्हें? वो बोली, मुझे याद नहीं। इतने में पीछे से अचानक एक हाथ आया। राजेश बोला, पूजा ध्यान से, पानी गर्म है, मैं खोल देता हूँ। उसने जल्दी से ढक्कन खोला और उसमें से गरम गरम खजूर का पानी निकाला। पूजा खुश होकर बोली, अरे वाह, मुझे तो खजूर का पानी बहुत पसंद है। जैसे ही पूजा कप लेने लगी, अचानक मेरी गाड़ी का पहिया किसी चीज पर चढ़ गया। गाड़ी जोर से उछली और कप गिर गया। उबलता हुआ पानी राजेश के हाथ और शरीर पर गिर गया। राजेश ने एक अजीब इंसान जैसी नहीं लगने वाली दर्दनाक चीख निकाली। हाँ! पूजा घबरा गई। पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? सॉरी सॉरी, राजेश बोला, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ठीक से पकड़ा नहीं, लेकिन पानी बहुत गर्म है, तुम मत पीना अभी। मैंने शीशे में देखा, राजेश की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक ठंडी डरावनी चमक थी और उसके होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी, जैसे वो मुझे चुपचाप चेतावनी दे रहा हो। मैंने भी बिना कुछ कहे सीधे उसकी आंखों में देखा। गाड़ी